यहाँ की शान हुआ करता था। इत्र गुलाब जल के कारोबार के लिए ये इलाका खास पहचान रखता था, पर अब ये सब अतीत की बात लगती है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जनता परेशान है। आखिर बीते 5 सालों में कितना हुआ है गाजीपुर इलाके का उद्धार, बताएंगे आज इलाके की तस्वीर में। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं यहां के सांसद राधे मोहन सिंह भी एसपी से ही ताल्लुक रखते हैं, यानी मौजूदा हालात में यहां एसपी का परचम लहरा रहा है। पर क्या यहां की जनता तक विकास पहुंच पा रहा है? देखिए रिपोर्ट। गाजीपुर एक ऐसा इलाका जो दुनिया के मानचित्र पर अपनी फूलों की खेती, गुलाब जल और अफीम की फैक्ट्री की वजह से खास पहचान रखता रहा है। गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें गाजीपुर की 5 विधानसभाएं हैं और बलिया से 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। बलिया की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट हमेशा से ही अति संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि ये सीट अंसारी बंधुओं का क्षेत्र रहा है। वहीं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें सदर, जमनिया, जखनिया, जंगीपुर और सैदपुर शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के ही खाते में है। साल 2009 में एसपी के टिकट पर राधे मोहन सिंह को भारी मतों से जीत हासिल हुई थी, लिहाजा उन्हें मिला लोकसभा में गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका। लेकिन सांसद जी के बारे में माना जाता है कि बीते 5 सालों में वो न ही जनता और न ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ खास छाप छोड़ पाए। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट से एसपी ने राधे मोहन सिंह को दोबारा अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सांसद जी शुरुआती 3 साल में इस बात पर जोर देते रहे कि राज्य में बीएसपी की सरकार होने और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर में विकास की चाल धीमी रही। जब 2010 में मिलिट्री की भर्ती आई थी, तो उस समय की वर्तमान की सरकार जो बीएसपी की गवर्नमेंट थी, यहाँ के लोगों ने उस भर्ती का श्रेय मुझे न जाए, इसलिए उस भर्ती को करने नहीं दिया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2012 में अखिलेश की सरकार आई, तो उस सरकार में वह परिस्थितियां पैदा हुई और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं। वहीं राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद विकास कार्यों पर पहले के मुकाबले तेजी से काम हुआ है। इनके कार्यकाल में पिछले 8 सालों से ठप पड़ी सेना की भर्ती को बहाल करवाया गया, जिसमें जनपद के 2000 युवा दौड़ में पास हुए। वहीं रौजा क्षेत्र में ओवरब्रिज की मांग चल रही थी, उसे बनवाने के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार से करवाई। मेघ बरन सिंह स्टेडियम के लिए 6 करोड़ 31 लाख रुपए के एस्ट्रो टर्फ की स्वीकृति, केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन के लिए 16 करोड़ रुपए के फंड की स्वीकृति। इलाके के 4 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन घोषित करवाया, जिनमें सादात, दिलदार नगर, गाजीपुर और जखनिया स्टेशन शामिल हैं। सांसद महोदय इन दावों के बखान के जरिए ही अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखने की बात कह रहे हैं। वर्षों तक वह कार्य इस बात की साक्षी होंगे कि सांसद के रूप में राधे मोहन का किया हुआ यह कार्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता तो विकास के इन दावों से इत्तेफाक रखती ही नहीं। जनता का मानना कुछ और है। एक सेना भर्ती हमें प्लस दिखता है और सब कुछ माइनस ही दिखता है। अभी कुछ दिखा नहीं जो जनपद में कुछ हो सके। विकास के नाम पर 0 है। हमारे सांसद की विकास के नाम पर कोई सोच नहीं है, हम ये मान के चलेंगे। अगर ये आधा साफ है तो विकास की क्रिया चारों तरफ फैलेगी। वादा करके न निभाना ये जनता के साथ विश्वासघात है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमें तो लग रहा है कि सांसद जी कभी दिखाई नहीं दिए थे 5 साल के पीरियड में। तो सरकार का पैसा है, जो सरकार की स्कीम है, उसको आप लोग तो जो है लागू कर सकते हैं, वो पैसा तो खर्च कर सकते हैं। खैर, बीते 5 सालों में सांसद राधे मोहन सिंह को बतौर सांसद निधि कुल 19 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से सबसे ज्यादा सड़क, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और नाली पर कुल 14 करोड़ 66 लाख 99 हजार रुपए खर्च किए गए। पर बावजूद इसके इलाके के लोग सड़कों से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। विगत 10 वर्षों से इसको इसी हालात में देखता हूँ और जो विगत पिछले सरकार आई थी उसमें भी
पंच के नाम पे करोड़ों रुपया उतारा गया। जो ये वर्तमान सरकार है, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे जड़गावा चट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक्शन आए थे, सारे लोग आए थे, लेकिन उसका कोई निदान नहीं हुआ। इसकी स्थिति इतनी खराब है कि अगर आदमी लेके गाड़ी और बस कुछ किसी भी चीज से जाए, यात्रा करे, तो वो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमें रोड नहीं दिखता है, केवल गड्ढे दिखते हैं। बीते 5 सालों में सांसद निधि से सोलर लाइट के लिए 20,95,000 रूपये खर्च किए गए। वहीं हैंडपंप पर 1,12,600 रूपये। इसके अलावा विद्यालयों के लिए किताबों पर 66 लाख रूपये, स्कूल, कॉलेज और अन्य भवनों के लिए सांसद निधि में से 3,37,40,000 रूपये इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर 18,92,46,600 रूपये खर्च हुए हैं। मैंने सांसद निधि में विशेष करके एक ही जगह पर नहीं, हर विधानसभाओं में इस बात की पूरी कोशिश की कि सांसद निधि का दुरुपयोग न हो। यानी आंकड़े ये कह रहे हैं कि सांसद जी ने विकास के लिए बड़ा खर्चा किया है, पर सवाल ये कि क्या जनता मानती है कि विकास हुआ? क्या जनता को लगता है कि उन्हें मिल रही जन सुविधाएं पहले के मुकाबले बेहतर हुई? हम एक ईमानदार, अच्छे सांसद और जुझारू सांसद की उम्मीद करते हैं, जो क्षेत्र के, जनपद के विकास के बारे में सोच सके। ये लोग केवल चुनावी वादे करते हैं, चुनाव के समय आते हैं, हम लोगों से वोट मांगते हैं और इसके बाद ये लोगों का अता पता नहीं चलता। संसदीय क्षेत्र में एकमात्र अफीम फैक्ट्री को छोड़ दें तो इलाके में कोई खास उद्योग नहीं है। गाजीपुर विश्व में सबसे बड़े अफीम के कारखाने के लिए जाना जाता है और अंग्रेजों ने 1820 में इसे स्थापित किया था। पर विडंबना इस बात की है कि ये फैक्ट्री भले ही गाजीपुर की पहचान से जुड़ी है, पर इसका फायदा यहाँ की आवाम को नहीं मिल पा रहा है। दरअसल इलाके के लोगों को अफीम उगाने की इजाजत नहीं है और न ही स्थानीय लोगों को यहाँ नौकरी मिल पा रही है। अफीम फैक्ट्री का जब यहाँ पे स्थापना की गई थी तो गंगा किनारे का स्थान अंग्रेजों ने चुना था, लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने पोस्ते की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद यहाँ के किसान भुखमरी के कगार पे आ गए और उन्होंने अपने व्यवसाय को बदल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ अब मजदूर ही काम करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे सिर्फ मजदूरी ही करते हैं। बाकी यहाँ जो रॉ मटेरियल अफीम फैक्ट्री में आता है वो कोटा, राजस्थान या बाराबंकी से आता है या नीमच से आता है, लेकिन इसका जो लाभ गाजीपुर जनपद को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। अगर मिलता है तो यहाँ के मजदूरों को दमा का रोग मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं सिर्फ यहाँ के लोकल मजदूर हैं। बाकी बाहरी जो भी यहाँ कर्मचारी वो बाहर से आए हुए हैं, बड़े पदों पे हैं। दूसरी तरफ गाजीपुर का गुलाब जल इत्र भी खास पहचान रखता था। यहाँ कई किस्म के फूलों की खेती भी की जाती थी, पर अब हालात पहले की तरह बिल्कुल नहीं है। सरकारी उपेक्षा के चलते गाजीपुर का फूल उद्योग ठप होता जा रहा है। एक बार नूरजहां को यहाँ का गुलाब बड़ा पसंद आया था। यहाँ का जो गुलाब है पूरे विश्व में खोजा गया था। जब नूरजहां ने इत्र की शौकीन थी तो यहाँ की मिट्टी में ईरान से आया हुआ वो गुलाब प्रफुल्लित हो गया। तब से इस यहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व है वो बढ़ गया। इसका एक आर्थिक पहलू भी है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त इत्र की पैदा हुआ करते थे, यहाँ पे मशीनें हुआ करती थी और ये पूरा क्षेत्र गुलाब की खेती के लिए मशहूर था। लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां बदलती गई। नहरों में पानी और सिंचाई के कारण यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो सुविधा नहीं मिल पाई। इस वजह से ये खेती लगभग विलुप्त हो चुकी है और यहाँ के जो माली हैं, जो यहाँ के बिरादरी के लोग फूलों की खेती करते थे, आज भुखमरी के कगार पे अपनी जमीनें बेच के वो अपना किसी तरह पेट भरते हैं। फूल की हालत तो पहले बहुत अच्छी थी और अब पहले से अब बहुत कम हो गया कि यहाँ पर जमीन की बिक्री हो गई, इसलिए यहाँ का खेती कम हो गई। इतना ही नहीं, इत्र के कारोबार की खुशबू तो इस इलाके से लगभग गायब ही हो गई है। यहाँ पर खेती होती थी, उसी के यहाँ रूह बनता था, यहाँ पर गुलाब जल बनता था, गुलाब का तेल बनता था, गुलाब का इत्र बनता था। इसे ये विदेशों में पहले इतना परफ्यूम की जरूरत नहीं थी, इतने सेंट नहीं थे, इतने केमिकल नहीं थे, तो सब देसी काम होता था, शुद्ध काम होता था। 90-95% प्रभाव पड़ा, हम लोग का रोजगार ही खत्म हो गया। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुआ। बिजली, पानी, सड़क की समस्या बरकरार है। चिकित्सा, शिक्षा भी बेहतर नहीं है। बेरोजगार युवा अपराध का रास्ता चुन रहे हैं। कुल मिलाकर हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। वहीं गाजीपुर में मानसून के समय गंगा की कटान बाकी रही सही कसर निकाल देती है, जो कई गांवों को ले जाती है। इन सबके बीच एक बार फिर सियासी वादों का मौसम है। सियासतदान अपनी अपनी पोटलियों से सुनहरे सपने बांट रहे हैं, लेकिन क्या इन सपनों के पूरा होने की किसी के पास कोई गारंटी है? गाजीपुर से अनिल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सूबे के मुखिया का ये कर्मक्षेत्र रहा है। ये आने वाला चुनाव इस वीवीआईपी सीट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार? तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। ये शादी नहीं कर सकती। थोड़ा लेट हो गया नहीं? कुछ काम टाइम पे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। रिचार्ज करो टाइम पे और देखो MOD नॉन स्टॉप चैनल फॉर फ्री, साथ में 10% बोनस पॉइंट्स। रिचार्ज ऑन टाइम, सब पर डिश सवार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। पढ़ाई की टेंशन के चलते एक बार फिर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। मामला झांसी का है, जहां झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्र दिवाकर त्रिपाठी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। छात्र के दोस्तों का कहना है कि कल जब वो परीक्षा देकर लौटा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ था, इसके चलते वो काफी मेंटल प्रेशर में था। आशंका जताई जा रही है कि फेल होने के डर से उसने खुदकुशी की है। छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। ये छात्र फैजाबाद का रहने वाला था और किराए का कमरा लेकर झांसी में रहता था। इससे पहले भी रविवार को कानपुर में शुभम नाम के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्र दिवाकर त्रिपाठी ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अब्दुल से। अब्दुल, दिवाकर के परिजनों का क्या कहना है? जिनकन मैं आपको बता दूं कि आज जब दोपहर की बात, इसका रूम पार्टनर था आमिर खान, जैसे वो अपने रूम पे पहुंचता है तो वहां पर दिवाकर दत्त की त्रिपाठी की लाश टंगी देखी। सालन थाने में पुलिस को सूचना दी, उसके बाद परिजनों को सूचना दी। फिलहाल परिजन उसके घर से चल दिए हैं और रास्ते में है। और प्लस का यही कहना है कि कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन उसके सहपाठियों का कहना यह रहा कि कल जो पेपर रहा उसका पेपर खराब हो गया था, उस वजह से दिवाकर बहुत टेंशन में था, इस कारण ही से सुसाइड को अंजाम दिया। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
वैसे इससे पहले रविवार को ही कानपुर में शुभम नाम के छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। शुभम की आत्महत्या की वजह बनी थी उसके माता पिता की उम्मीदें। जी हां, उसके पिता ने उसे डॉक्टर बनाने का सपना लिए CPMT की तैयारी के लिए कानपुर भेजा था, मगर वो 2 बार कामयाब नहीं हो पाया। इसी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। कानपुर का काकादेव इलाका कानपुर में अपनी पहचान से अलग पहचान रखता है। ये इलाका, यहाँ सड़कों पर लगे होर्डिंग्स और कोचिंग सेंटर के बोर्ड खुद ब खुद बता देते हैं ये इलाका उन हजारों सपनों की बुनियाद बनता है जो यहाँ आने वाला हर छात्र देखता है। लेकिन इस भीड़ में सबके सपने पूरे नहीं होते। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो बार बार कोशिशों के बाद भी अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँच पाते और करियर का अहम मोड़ उनके लिए एक दोराहा बन जाता है जहाँ से कहाँ जाएं नहीं सूझता। शुभम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के। पंखे से लटकती नायलॉन की रस्सी और जमीन पर पड़ा ये शव, तस्वीरें इस मौत की वजह को साफ बयान कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक बार फिर एक काबिलियत उम्मीदों के बोझ तले दम तोड़ गई। The life begins in murder. That's nature. Compete or die. Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। एक बार फिर अधूरे अरमान जिंदगी की चाहत पर भारी पड़ गए। शुभम की खुदकुशी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई उम्मीदों का बोझ इतना तोड़ देता है कि जीने की चाहत ही खत्म हो जाए। रिलेशन में है लड़का, उसकी खबर आई थी कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब है, तो आगे देखा तो मरा पड़ा हुआ था। किस चीज का वो स्टूडेंट था और मेडिकल का था सर। ये मेडिकल की तैयारी कर रहा था और क्योंकि ये स्टूडेंट मैथमेटिक्स का था और अपने फादर के दबाव के कारण बायो स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहा था, जिसमें वो अपेक्षित सफलता न प्राप्त कर पाने के दबाव के कारण इसने सुसाइड किया है, जिसके संबंध में उसने अपने सुसाइडल नोट में जिक्र भी किया है। कानपुर के पड़ोसी जिले उन्नाव का रहने वाला था शुभम। शुभम के पिता अखिलेश मिश्रा उन्नाव के एक बड़े व्यापारी हैं जो अपने इकलौते बेटे शुभम को डॉक्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कानपुर भेजा था CPMT की तैयारी के लिए। लेकिन 2 साल से लगातार तैयारी करने के बाद भी शुभम को कामयाबी नहीं मिली। एक और माँ बाप की उम्मीदें और दूसरी तरफ अपनी खुद की काबिलियत जिसे शुभम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाया था। हताश शुभम ने अपने पापा को खत लिखा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं इंजीनियर बनना चाहता था क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी। 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी B.Tech इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। दरअसल शुभम की ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण भर है। अपने हुनर को छोड़कर माँ बाप की हसरतों को पूरा करने के लिए ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो इस दबाव में जीने को मजबूर हैं कि वो किसी तरह अपना नहीं अपने माँ बाप के सपने पूरा कर सके। सवाल यही कि क्या ये ठीक है? आखिर क्यों बच्चों पर अपनी उम्मीदें थोप दी जाती हैं? आखिर क्यों बच्चों की जिंदगी को बांधने की कोशिश होती है? क्या ये जरूरी नहीं कि मासूम मन को अपनी हसरतों की उड़ान उड़ने दिया जाए? मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, पर ये सुसाइड की तलवार आपके सर पर लटका कर रही। क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना प्लीज।
अजय श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनावी सर्वे प्रायोजित है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी नंबर 4 की पार्टी है और रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो सर्वे में कैसे बीजेपी को 50 सीटें जीतती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की रैली से यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अमित शाह और मोदी का जादू नहीं चलेगा, दोनों ताकतदार हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अनुराग चड्ढा से। अनुराग, क्या कुछ कहना है और रामगोपाल यादव का? देखिए अंकित, कहीं न कहीं बीजेपी यूपी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है और बीजेपी को लगता है कि मोदी और अमित शाह के सहारे बीजेपी यूपी में चुनावी नैया पार लगा सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें वो जीत सकती है। और जिस तरीके से सर्वे आए हैं और सर्वे की रिपोर्ट में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और समाजवादी पार्टी को कम सीटें मिलना बताया गया है, तो उस पर प्रोफेसर रामगोपाल ने बड़ा हमला बोला है और ये बात उन्होंने कही है कि ये जो सर्वे है ये पूरी तरह से प्रायोजित है। उनके पास बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट है, उसमें ये है कि बीजेपी को अभी ढूंढते उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। करीब 40 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पर मंथन चल रहा है कि आखिर इन जगहों पर किस व्यक्ति को चुनाव लड़ा जाए ताकि वो जिस सेक्टर पर आ सके। इसके अलावा बीजेपी ये भी इंतजार कर रही है कि पूरी दल समाजवादी पार्टी से टूट कर आए या किसी और से टूट कर आए, तब उसको यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो जिस पार्टी के पास भी प्रत्याशी नहीं है तो वो आखिर इतने ज्यादा सीटें कह सकती है। उसी तरह उन्होंने कहा कि मोदी। शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर लोक रंग समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में अहम योगदान देने वाले खास शख्सियतों को सम्मानित किया गया। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। लोक रंग समारोह के रंग देखिए। गणतंत्र दिवस के रंग अभी उतरे भी नहीं थे कि भोपाल में लोक रंग समारोह ने रंग जमा दिया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से भोपाल के रविंद्र भवन में लोक रंग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लोक रंग समारोह 30 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम के दौरान मंच पर देश भर के नामी गिरामी लोग मौजूद थे। पहले दिन कई शख्सियतों को सम्मानित किया गया। दो 2010-11 के लिए एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। राज्यपाल रामनरेश यादव ने इन्हें ये सम्मान समाज के लिए उत्कृष्ट और मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया। मैं मध्य प्रदेश सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन के नाम से एक पुरस्कार रखा और ये सालों साल चलेगा। तो इसमें महाराजा अग्रसेन का जो मैसेज है, जो समरसता, सामाजिक एकता और बराबरी से समाज उठे, उसकी दिशा में लोगों को जानकारी मिलेगी। वही 2011-12 के लिए भास्कर समूह के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कई और लोगों को भी सम्मानित किया। 2009-10 के लिए नरेंद्र कोहली को राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, चंद्रभान खयाल को राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, सर्वजीत कौर शर्मा को देवी अहिल्या सम्मान और बाबा जयराम दास को राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दिया गया। वहीं प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत को महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। पिछले 29 साल से हर साल ये समारोह आयोजित हो रहा है। इस बार मध्य प्रदेश के पवित्र स्थलों और उनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया गया है। इस बार कई स्थानीय नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तकरीबन 125 जनजातीय और लोक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। नृत्य प्रस्तुति का निर्देशन दिल्ली के वरिष्ठ नाट्य निर्देशक लोकेंद्र त्रिवेदी कर रहे हैं। लोक रंग समारोह के लिए अमरकंटक के नर्मदा उद्गम स्थल की तर्ज पर भव्य सेट तैयार किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जनपदीय गीतों की लोक धुनों को तैयार कर किंदरा की प्रस्तुति की जाएगी। अतुल पाठक, जी मीडिया, भोपाल। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना प्रदेश उत्तराखंड।
आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं, तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाएं, कम मेहनत में अधिक कमाएं। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक ऑयल। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद का देहरादून जाना टल गया है। हालांकि दिन में प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी की राहुल गांधी से बातचीत हुई। कई कयासों के बावजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजर आला कमान पर टिकी हुई है। टिहरी में प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 4 छात्र घायल हो गए। घटना थौलधार ब्लॉक के गैर कंडारखाल स्कूल की है। घायल छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से प्रशासन को इस बाबत अवगत करा रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा हादसा हो गया। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर बन रही 19 सड़कों में से एक भी सड़क तैयार नहीं हो सकी है। उल्टे इन सड़कों को दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपदा में ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारों का कहना है कि इन सड़कों के बनने में देरी की वजह प्रशासनिक निर्णय में देर, पर्यावरणीय क्लियरेंस का न मिलना और निर्माण के उपकरणों की कमी है। प्रदेश में पेयजल की करीब 2500 लाइनें टूटी हुई हैं, जिसके चलते पानी की सप्लाई में बाधा पहुंच रही है। हालांकि प्रदेश के पेयजल मंत्री का कहना है कि लाइनें दुरुस्त कर ली जाएंगी और ये कार्य गर्मियां शुरू होने से पहले करा लिया जाएगा। अल्मोड़ा के ताड़ी खेत
में गांधी कुटीर उपेक्षा का शिकार हो रही है, जिससे स्थानीय लोग काफी आहत हैं। लोगों का कहना है कि गांधी जी के अल्मोड़ा दौरे के वक्त ये कुटिया तैयार की गई थी, जिसमें वो 3 दिन तक ठहरे थे और इसके बाद कुटी में स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक हुई, लेकिन आज ये कुटीर जर्जर हालत